वार जोन में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे गतिरोध की। इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध 2025 में शांत होने की जगह और भी घातक हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमला करने वाला है। ऐसे में जेलेंस्की ने रूस की कमर तोड़ने वाला बड़ा ऐलान कर दिया है और यूक्रेन का यह ऐलान पुतिन के गुस्से के साथ साथ इस युद्ध को भी बढ़ाने वाला है। जेलेंस्की का यह फरमान दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी साबित हो सकता है और साथ ही साथ अब जेलेंस्की के फरमान के बाद यूक्रेन से होकर यूरोप तक पहुंचने वाली रूसी गैस की सप्लाई बंद हो गई। इसका मतलब यह है कि यूरोप के करीब 40 देश ठंड से बेहाल हो जाएंगे, उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। ऐसे में यूरोप में भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और इससे दुनिया में विश्व युद्ध की आग और ज्यादा भड़क सकती है। इन बातों को लेकर चर्चा हम करेंगे और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। वीएन झा साहब, अभी फिलहाल किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप समझ रहे हैं? क्या रूस की तरफ से गैस कनेक्शन कट करने से यूरोपीय देशों के सामने एक बड़ा संकट आने वाले समय में, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और यूरोप में जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ती है, अब रूस की तरफ से अगर इस तरीके से खुद को विड्रॉल कर लिया जाएगा इस गैस कनेक्शन को लेकर, तो एक बड़ी मुसीबत देखते हैं आप यूरोपीय देशों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो हो रहा था उसमें जो नए पाइपलाइन था वो उसको बाधित किया गया था। उसको बीच में कहीं किसी ने एक्सप्लोर किया था। शक ये था कि यूक्रेन के ही लोगों ने उस पाइपलाइन को समुद्र में एक्सप्लोर किया था। लेकिन जी। जो पहले का जो पाइपलाइन था जिससे कि गैस जा रही थी यूरोप में, वो लगातार चल रही थी। और इसीलिए पिछले जो 2 साल में जी। जो विंटर झेला है यूरोप ने, काफी मुश्किल में झेला है, क्योंकि गैस पाइपलाइन बाधित हुई है। लेकिन जो एक पहले का एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट बिल्कुल। के अनुसार से कम जो मिनिमम गैस जो उनको पहुंचना चाहिए था उनके संयंत्रों के लिए, उनको ऊर्जा पहुंचाने के लिए, उनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलने के लिए, वो जा रही थी। अब जबकि यूक्रेन ने ये डिसीजन लिया हुआ है, अपरेंटली तो कहते हैं कि डिसीजन ही लिया हुआ है कि वो अपने सरजमीन से, क्योंकि ये जो गैस का पाइपलाइन है ये यूक्रेन के सरजमीन के वो अंदर से होते हुए जाती है। तो जी। यूक्रेन में 3 स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे कि उस गैस लाइन का कंट्रोल है, मतलब आप उसको बंद कर सकते हैं। तो अगर यूक्रेन इसको बंद कर देगा तो ऑब्वियसली यूरोप में ये गैस नहीं पहुंचेंगी और रशिया का इतना गैस नहीं बिकेगा। जी। रशिया का तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उससे गैस खरीदने के लिए आज के दिन में चीन है, भारत है और भी कई देश हैं जी। जो रशियन गैस खरीदते हैं। तो रशिया का गैस तो बिक ही जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा उसको अपना डिस्काउंट बढ़ाना पड़े। बिल्कुल। लेकिन यूरोपियन देश जो जो कि एनर्जी के लिए इस गैस पे निर्भर थे, उनमें तो खलबली बच जाएगी। उनको उनका ऑलरेडी आज के दिन में जो गैस का बिल है काफी ज्यादा आता है, एनर्जी का बिल उनको काफी ज्यादा आता है ये ठंड के समय में, क्योंकि यूरोप में मैक्सिमम अपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्हीं गैस से जो 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 हीट आती है, उस हीट से ये अपार्टमेंट्स को गर्मी पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि वहां पे टेम्परेचर 0 या उससे भी नीचे पहुंच जाती है। तो यही उनके जीने का जरिया होता है। अगर ये गैस पाइपलाइन अगर बंद हो गई तो सारी की सारी डिपेंडेंस जो होगी वो फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चली जाएगी, बिल्कुल। और इलेक्ट्रिसिटी जाहिर सी उनके बात पास में उतना है नहीं। और जो एक ये ग्रीन एनर्जी के तहत उन्होंने डिसीजन लिया था सारे यूरोपियन देश कि वो अपने कोल संयंत्र को फेज आउट करेंगे। बहुत सारे कोल संयंत्र उनके जो थे गैस के लिए, ये एनर्जी के लिए, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो फेज आउट हो भी चुके थे। तो वहां पे गैस बन नहीं रहे हैं और ये गैस जो है रशिया का उनको पहुंच नहीं रही, जिससे कि वो ठीक अपने है। अपार्टमेंट्स को हीट कर सके। तो ऑब्वियसली वो सकते में होंगे। लेकिन आज के दिन में जेलेंस्की या यूक्रेन जिंदा इसलिए है कि उसको यूरोप से सहायता मिलती है। अगर यूरोपियन यूनियन अगर एक अपना डिसीजन लेके यूक्रेन इस गैस को बंद नहीं कर सकता है, तो फिर वो उसको बाध्य होना पड़ेगा। वो फिर वो रोक नहीं सकता है। नहीं तो फिर पूरी की पूरी लड़ाई यूक्रेन को अकेले लड़ना पड़ेगा। अगर नेटो देश, यूरोपियन यूनियन में जो ठीक नेटो है। देश हैं, वो अगर उनको सहायता देना बंद करते तो लड़ाई तो आज ही खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल। इसीलिए जेलेंस्की का तो ये डिसीजन यूक्रेन जो का है, ये कदम, जेलेंस्की का ये कदम अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करता है जेलेंस्की पे, यूरोपीय देशों की तरफ से। चाहे उसमें बात अगर हम करें, तमाम बड़े जो यूरोपीय देश हैं
अब जिनकी निर्भरता अगर बात करें, जिस पर निर्भर भी एक तरीके से यूक्रेन, क्योंकि लगातार यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से सहायता यूक्रेन को देखने को मिलती है। अब ऐसे में क्या यह प्रकरण अमेरिका को भी मजबूर करता है कि यूक्रेन को सप्रेस करे आने वाले समय में इस युद्ध से खुद को विड्रॉल करने के लिए? दो तरीके थे इस युद्ध को बंद करने के लिए। एक तो दोनों को जी। आमने सामने बिठा के एक संधि करा दी जाए कि ठीक है, पहले तो सीज फायर करो, ठीक। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो वर्कआउट कर लेंगे। दूसरा, अमेरिका अगर वेपन सप्लाई बंद करते यूक्रेन को, तो जेलेंस्की किसी भी तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो ठीक। इसलिए जो ट्रंप ने कहा था कि मेरे ऑफिस आने से पहले ही मैं चाहूंगा कि ये लड़ाई जो है ये बंद होने के कगार पे कहीं न कहीं आ जाए। तो हाँ। ये आसान है अमेरिका के लिए। अमेरिका अगर आज डिसीजन ले ले कि वो यूक्रेन को बिल्कुल। चाहता है कि वो सीज फायर करे, तो सीज फायर करने के लिए जो भी शर्तें हैं, वो शर्तें आपस में बैठ ले। जी। लेकिन अमेरिका अगर वॉर सप्लाईज अगर बंद कर देगा यूक्रेन को, तो यूक्रेन ऑब्वियसली लड़ने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन में लगभग 75 से 80% जो वेपन असला बारूद जो आ रहे हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं। तो इसलिए अगर ये असला बारूद आना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली यूक्रेन जो है वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तब अगर यूरोपियन यूनियन में रह रहे वो नेटो देश जो चाहते हैं कि यूक्रेन ये लड़ाई लड़ता रहे, अगर वो चाहे भी तो यूक्रेन ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अब ऐसे में क्या एक खतरा मोल ले लिया जेलेंस्की ने इस पत्र के माध्यम से, क्योंकि इसके बाद लगातार यह आशंका जताई जा रही है अगर यहां पर रशिया की तरफ से गैस सप्लाई काट दी जाती है तो एक बहुत बड़ा संकट यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से देखने को मिलेगा, जो कि सीधा खड़ा होगा यूक्रेन के सामने। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो शक है नहीं। देखिए, रशिया का जो गैस जाता है यूरोप को, मोस्टली वो गैज़प्रोम वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, जी। वो उससे जाता है। अब इसमें इसके 4 तरीके थे इस गैस को यूरोप में जाने का। एक जो सबसे बड़ा ज़रिया था, वो बाल्टिक समुद्र जो था उसके नीचे से पाइपलाइन जाती थी, फेज़ 1 जिसको हम लोग कहते थे। तो ये फेज़ 1 जो था वो शुरू के दिनों में ही, जब ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था यूक्रेन का, उन्हीं दिनों में ये बंद हो गया था, क्योंकि रशिया चाहता था, रशिया के रूबल पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बहुत सैंक्शंस लगाए थे यूरोप ने, तो इसलिए वो रूबल में व्यापार नहीं करना चाहते। तो उन्हीं दिनों में रशिया ने ये जो बाल्टिक पाइपलाइन था उसको लगभग रोक लिया था। तो जो मेजर गैस जो था वहां पे जाना बंद हो गया था। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के थ्रू है, जिसमें कि उसके 3 ऐसे वाल्व्स हैं जहां पे वो गैस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू रहा था और ये लगभग 40% जो नीड था यूरोप का गैस का, उसको ये पूरा कर रहा था। तीसरा जो लाइन था वो बेलारूस और पोलैंड के थ्रू था, ये थोड़ा पतला लाइन था। ये सिर्फ जो लाइफ लाइन मेंटेन करने के लिए जो कुछ गैस जा सकती हैं वो था। और चौथा जो फिर से रुक गया है वो था ब्लैक सी के अंदर से। आप जानते हैं ब्लैक सी में कितने संघर्ष हुए हैं, वो चाहे क्राइमिया के ऑफ पोर्ट में, या फिर जो यूक्रेन का जहाँ पे समुद्र से जो अनाज वगैरह जा रहे थे, जहाँ पे वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुई थी, उसमें अंडर सी के जो बेड पे जो गैस लाइन थी ब्लैक सी के, वो जो टर्की के थ्रू जा रही थी बल्गेरिया को या बाकी यूरोप को, वो भी डिस्टर्ब हो गई। तो इसीलिए यूक्रेन ही एक ऐसा जरिया था जहां से कि मेजर पोर्शन जो है गैस का वो जा रहा था। अब अगर जेलेंस्की ये डिसीजन लेते हैं कि वो यूक्रेन के जमीन के नीचे से जो पाइपलाइन है उसको बंद कर देंगे, तो ऑब्वियसली यूरोप जो है उसका वो गैस आने का जरिया खत्म हो जाएगा। और आज के दिन में ये सर्दी से जो ठिठुरने वाली बात है, उनके सारे अपार्टमेंट लगभग बिना बिजली के चलेंगे, बिना गैस के चलेंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है जो शायद वो सहने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए यूरोप किसी न किसी तरह से अपना प्रेशर जो है वो यूक्रेन के ऊपर बनाएगा कि इस गैस लाइन को वो बंद ना करे, इससे गैस लाइन जो है कम से कम मिनिमम जो है यूरोप को मिलता रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेअन झा साहब, जुड़े आप और साथ ही साथ चर्चा में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहां पर देखने की बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज के सामने जो एक सबसे बड़ा खतरा इस समय देखने को मिल रहा है, क्या यूरोप उससे निकल पाएगा?
अब ऐसे में अगर यूक्रेन की तरफ से लगातार इसी तरीके से जवाबदेही देखने को मिलती रही और रशिया की तरफ से अगर गैस सप्लाई काट दी जाती है तो 40 यूरोपीय कंट्रीज के सामने इस सर्दी के अंदर सरवाइव करने का जो एकमात्र जो जरिया बचता है उसका क्या होगा, यह भी एक प्रश्न है जिसका सवाल भविष्य के घर में। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।